क्या उसमें कोई मसला? खाली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जी बेटा कल दिया था 84, तुमने किया नहीं होगा वो अलग बात है। भाई तुम लोगों ने कर लिया ऑनलाइन वालों, जल्दी बताओ। चलें ओके। अब हमने कल की क्लास में सीखा था कि भाई रेवेन्यू में हम क्या क्या सीखेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे होता है, कब होता है और किस प्राइस पे होता है। 5 स्टेप मॉडल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट देखो, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देखो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखो, एलोकेट करो और रेवेन्यू रिकॉर्ड करो एज एंड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटल्ड। सही है, ये हमने किया था। अच्छा भाई, फिर हमने जब एक आध सवाल कर लिया, हमने देखा भाई कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ये होती है अमाउंट के आपने पैसे तो ले लिए बट आपने सर्विस डिलीवर नहीं की। एज एंड व्हेन जब आप वो सेटल करेंगे तब आप उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर एक चीज़ की प्राइस अलग अलग है तो क्या आपको एलोकेट करने की कोई नीड है? नहीं है, तो वो वाला स्टेप गायब हो जाएगा और सिर्फ वेट करेंगे कि कब कब मैं सेटल करूंगा तब तब मैं रेवेन्यू बुक कर लूंगा। सही जी। अपने पास अब हेडिंग डाल दें, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू पॉइंट ओवर टाइम और पॉइंट इन टाइम। रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू पॉइंट ओवर टाइम और पॉइंट इन टाइम। रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू पॉइंट ओवर टाइम और पॉइंट इन टाइम। यानी आज हमें यह सीखना है कि कब मैं ओवर द पीरियड रेवेन्यू को बुक करूंगा और कब मैं वन टाइम बुक करूंगा। यह सीखना है आज मैंने। अच्छा भाई, जिसको मैंने नाम दे दिया कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। क्लासिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पहले हम सीख लेते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर हेडिंग रिपीट कर दूं भाई, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू ओवर टाइम और पॉइंट इन टाइम, ये हेडिंग है। सही है। अच्छा, मकसद बता रहा हूं उर्दू में, तुम लोगों के बस की बात नहीं है, इंग्लिश हम सीधी बात कर रहे हैं कि भाई मैं रेवेन्यू को ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करूं या किसी एक वक्त पे रिकॉर्ड करूं, ये डिसाइड करना है। अच्छा, ये कौन सा स्टेप होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? पांचवा। ये पांचवे पे सोचना है। तो पहले की छोड़ेंगे अपनी जगह है, ये चीज सोचनी है आपने पांचवे पे आके कि पॉइंट इन टाइम है या ओवर टाइम है। मैंने कहा भाई आप बताएं कि पॉइंट इन टाइम या ओवर टाइम कब होगा। उसने बोला मैं आपको ओवर टाइम बता देता हूं, मैं आपको ओवर टाइम बता देता हूं, इसके अलावा जो भी है वो इन टाइम है। वापस समझें, वो क्या कह रहा है, मैं आपको क्या बता देता हूं, ओवर टाइम। अच्छा, मैंने कहा इसके अलावा है, तो उसने डेफिनेटली इन टाइम, एक वक्त पे। तो मैंने कहा चलो बताओ भाई पॉइंट ओवर टाइम पे कब बुक करूंगा, ओवर द पीरियड कब बुक करूंगा। उसने बोला भाई आप ओवर द पीरियड तब बुक करेंगे जब सामने वाला बेनिफिट साइमल्टेनियसली ऑब्टेन कर रहा हो। जब सामने वाला बेनिफिट साइमल्टेनियसली ऑब्टेन कर रहा हो। अब एक एग्जांपल देता हूं, पहले तो मैंने कल भी दी थी तो थोड़ी सी क्लैरिटी भी होगी उस पर, कि जब आप हमारे पास आते हैं ARTT और हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप वन टाइम बेनिफिट ले रहे हैं या ओवर द पीरियड साइमल्टेनियसली बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं? तो व्हाट डू यू थिंक दैट हाउ वी शुड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू? पॉइंट इन टाइम नहीं। व्हाई? बिकॉज यू गाइज आर रिसीविंग द बेनिफिट्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली आप बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो इसमें मैं पॉइंट इन टाइम कर ही नहीं सकता। लॉजिकल बात है कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल ही नहीं की, क्योंकि वो बेनिफिट आपने वन टाइम लिए ही नहीं है, वो तो ओवर द पीरियड है। इसी के बरक्स इसी एग्जाम्पल को मैं चेंज करूं और मैं बोलूं कि भाई ये रिकॉर्डेड लेक्चर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, इसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ना मैं जवाब दूंगा। अब क्या है, क्यों? साइमल्टेनियसली बेनिफिट रिसीव नहीं करा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। बात क्लियर है? दूसरी एग्जाम्पल, हम अपने ऑफिस में या HBL में जेनिटोरियल सर्विसेज के लिए रोक रखते हैं, सफाई सुथराई के लिए, मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए। किसके लिए? AC की मेंटेनेंस हो गई, ग्लास की सफाई हो गई, जो पूरी बिल्डिंग की सफाई होती है, सारी चीज़ें। मैं आपसे पूछता हूँ, ये सालाना चलती रहती है, डेली चलती रहती है, तो अगर तुम लोग बताना मुझे, अगर HBL ने हमें, क्योंकि हम समझे हम एक ऐसी कंपनी है जो ये क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एयर कंडीशन रिपेयरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमारा उसका सालाना एग्रीमेंट हुआ हुआ है, वो मुझे 1 साल के पैसे एडवांस में दे देता है।
तो मुझे एक बात बताओ, वो जो पैसे मैंने रिसीव किए क्या मैं इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लूँ? अच्छा, कब करूँ? पूरे साल। क्यों? क्योंकि वो साइमल्टेनियसली बेनिफिट रिसीव कर रहा है। ऐसा है? तो भाई जैसे सामने वाला बंदा साइमल्टेनियसली इसके बेनिफिट कंज्यूम करता रहेगा, आप उसका रेवेन्यू भी ओवर द पीरियड बुक करोगे। यहाँ तक क्लैरिटी है? हाँ जी, ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ। तो हमने कहा पहला केस ये है, कस्टमर कैन ऑब्टेन बेनिफिट ऑफ एसेट साइमल्टेनियसली एज द एंटिटी परफॉर्म्स इट। क्लियर है? अच्छा भाई, दूसरा केस देखते हैं, पर दूसरे केस पे जाने से पहले एक और एग्जांपल। भाई अगर आप किसी जिम को ज्वाइन करते हैं तो आपने जिम की सब्सक्रिप्शन पे की 1 महीने की, तो क्या वो पूरे 1 महीने की या सालाना पे कर ली? तो जिम की सालाना सब्सक्रिप्शन जो आपने पे की है, तो जिम वाला क्या इसका रेवेन्यू वन टाइम बुक कर लेगा? ओवर टाइम? क्यों? साइमल्टेनियसली आप उसके साथ बेनिफिट रिसीव करेंगे। तो एज एंड व्हेन यू नो दैट कस्टमर इज ऑब्टेनिंग बेनिफिट साइमल्टेनियसली, तो उसकी रेवेन्यू रिकॉग्निशन ओवर टाइम होगी, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल भी ओवर टाइम हो रही होगी। बात है सेटलमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की, या तो ओवर टाइम होगी या पॉइंट इन टाइम होगी। दूसरा, आपने कहा कि आप एक एसेट बना रहे हैं, आप एक एसेट बना रहे हैं और एसेट बना रहे हैं कस्टमर के प्रेमिसेस पे, कस्टमर की कंट्रोल जगह पे। अब एग्जांपल देता हूं, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी हूं, मुझे किसी लैंडलॉर्ड ने कहा कि भाई मेरा ये प्लॉट है, मुझे इस पे बिल्डिंग बना के दो। बात समझिएगा, मेरा ये प्लॉट है, प्लॉट किसका है? उसका है। तो क्या तुम प्लॉट उखाड़ के कहीं जा सकते हो? नहीं ना, उसी पे बिल्डिंग बना रहे हो। तो वही बिल्डिंग जो बना रहे हो, तो अगर एक माला बन गया तो उसने उतने बेनिफिट रिसीव कर लिए, दूसरा माला बन गया उतने बेनिफिट रिसीव कर लिए। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर अगर आप एसेट उसके कंट्रोल जगह पे बना रहे हो, तो वो चीजें साइमल्टेनियसली क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। बेनिफिट साइमल्टेनियसली क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। तो इस केस में भी आपने रेवेन्यू ओवर द पीरियड बुक करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, अगर मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी हूं, मैंने फॉर एग्जांपल उसका जो प्लॉट है उसमें खुदाई की, मैंने उसमें चीज़ें भरी और मैंने कहा मैं ग्राउंड तैयार कर रहा हूँ। तो अगर ग्राउंड तैयार हो गया तो ग्राउंड तैयार करने तक का रेवेन्यू बुक कर सकता हूँ, हाँ या नहीं? क्यों? क्योंकि भाई हम कह रहे हैं कि हम उसकी कंट्रोल जगह पे बना रहे हैं, वो देख सकता है इतना काम हो गया, इतना रेवेन्यू बुक कर लूंगा। देखो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, मैंने उसको कहा मैं 2 साल में कंप्लीट करके दूंगा तुम्हें कंस्ट्रक्शन। कितने सालों में? 2 सालों में। अब 1 साल में मैंने 1 फ्लोर बनाया, तो मैं तुमसे ये पूछता हूं कि 1 साल में जब 1 फ्लोर बना लिया मैंने, तो क्या उस 1 फ्लोर का रेवेन्यू बुक कर लूं, हाँ या नहीं? ओवर टाइम जितना काम हो गया उतना रेवेन्यू बुक कर लो। अच्छा, इसके बरक्स ये चीज होती, मेरे पास एक बंदा आता, वो बोलता भाई ये ले पैसे, बात समझिएगा, ये ले पैसे, प्लॉट खरीदो, मुझे बिल्डिंग बना के दो। तो प्लॉट किसका? हमारा। बिल्डिंग किसकी? हमारी। तो क्या वो साइमल्टेनियसली ऑब्टेन कर रहा है या उसकी कंट्रोल जगह है? नहीं। ये पता है कब होता है? फॉर एग्जांपल मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी हूं, मैं कंस्ट्रक्टर हूं, तो मैंने क्या किया, प्लॉट खुद खरीदा, उस पर फ्लैट बनाना शुरू किया, उस पर फ्लैट बनाना शुरू किया। तुम लोग मुझे बताओगे, जब मैंने फ्लैट बनाना शुरू किए तो मैंने कहा कि भाई बुकिंग खुली हुई आ जाओ। दोनों में फर्क है, बात समझिएगा, दोनों में फर्क है। मैंने कहा बुकिंग खुली हुई आ जाओ, ये आए, इन्होंने बोला सर मुझे इस बिल्डिंग में फ्लैट चाहिए। तो मैंने कहा लाओ पैसे, इसने मुझे पैसे दिए। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, जो इसने मुझे पैसे दिए, जो इसने मुझे पैसे दिए एक फ्लैट के, क्या वो मैं एज अ रेवेन्यू बुक कर लूं? नहीं, मैंने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल ही नहीं की। कब करूंगा? जब इसको फ्लैट हैंड ओवर करूंगा, जब इसको फ्लैट हैंड ओवर करूंगा। तो पहले वाले केस में इस वाले केस में क्या फर्क है? यहां पे जगह मेरी है। अब देखो वापस इसको रीड करो, एसेट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड और एनहेंस्ड और कस्टमर हैज अ कंट्रोल ऑफ इट, कस्टमर हैज अ कंट्रोल ऑफ इट। तो भाई यहां पे तो लैंड भी मेरी है, बिल्डिंग भी मेरी है, फ्लोर बनाई नहीं है, तो इसने जो पैसे दिए वो मेरे लिए एडवांस है, वो मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है। आप मुझे बताएं मैं अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटल करूंगा? जब मैं इसको हैंड ओवर करूंगा, ये ले चाबी, ये तेरा घर है भाई, तब जाके मैंने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल की। तो मुझे फिर दूसरा केस बताओ जो इससे पहले वाला बताया था, क्योंकि इतनी बारीकियां हैं इसमें। इससे पहले वाले केस के अंदर जो मैंने अभी तुम्हें सिखाया, तो उसमें भी तो मैंने उसको तैयार तो नहीं करके दिया फ्लैट, जगह उसकी है, वो साइमल्टेनियसली बेनिफिट ऑब्टेन कर रहा है, ही हैज अ कंट्रोल ऑफ इट। पहले बताओ बात समझ आ रही है? उसका कंट्रोल है, यहां पे क्लैरिटी है।
ऑनलाइन में तो प्लीज बताओ, यहाँ तक क्लैरिटी है। कंट्रोल उसके पास है, यानी सिंपल रखें, साइमल्टेनियसली सामने वाला बेनिफिट ऑब्टेन करेगा तब भी ओवर द पीरियड, उसकी कंट्रोल जगह पे एसिड बना रहे हो तब भी ओवर द पीरियड। अब तीसरा केस देख लेते हैं। वो बोलता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि भाई आप एक एसिड बना रहे हैं पर जिस पे उसका कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वो तीसरे केस से अलग है। बोल रहे तब भी आप ओवर द पीरियड कर सकते हो। इसकी दो शरायत हैं। पहली, जितना काम कर लिया उतने पैसे मिलेंगे, जितना काम कर लिया उतने पैसे मिलेंगे, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि उतने पैसे मिलेंगे। तो ये हो गया सर्टेन कि पैसे मिलने हैं, और वो एसिड किसी और को जा नहीं सकता, और वो एसिड किसी और को जा नहीं सकता। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बात समझिएगा। मैंने ये कहा कि भाई मैं एक कोविड की जो है वैक्सीन बनवा रहा था, मैं एक कोविड की वैक्सीन बनवा रहा था, तो आपने साइंटिस्ट को इन्वॉल्व किया होगा, डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया होगा, ऐसा ही है ना। तो आपने डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया, वो वैक्सीन बनाने लगे। अच्छा, अब जितना काम हो गया वो कंप्लीट तो नहीं हुआ, पर इस वैक्सीन का कंट्रोल किसके पास था? बनाने वाले के पास या बनवाने वाले के पास? बनाने वाले के पास। हमारे पास मतलब समझो हम डॉक्टर्स हैं, हम बना रहे हैं, जिसने मुझे ठेका दिया हुआ मुझे पैसे दिए जा रहे हैं, जिसने मुझे ठेका दिया हुआ है पैसे दिए जा रहे हैं। कंट्रोल किसके पास है? हमारे पास है, उसके पास नहीं। अच्छा, वो मेरा कस्टमर है जो बनवा रहा है। मुझे बताओ, अभी इस सारे हालात वाक़यात में जो रेवेन्यू है ना, वो मैं बुक करूँगा, पर कैसे बुक करूँगा? ओवर द पीरियड, सब्जेक्ट टू कि मुझे जो पैसे मिले वो पैसे, बात समझिएगा, वो पैसे, हालांकि चीज़ तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, पर मसला ये है कि ये चीज़ किसी और को डायरेक्ट नहीं हो सकती। यानी मैं एक बेसिक एग्जांपल दूं, आप पैसों को भी हटा दो, क्योंकि इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है कि एंटिटी हैज़ अ लीगल राइट टू रिसीव द अमाउंट टू दैट एक्सटेंट। तो मैंने कहा मैं वैक्सीन बनाने लगा, वैक्सीन के लिए उसने मुझे कहा कि भाई तुम्हारे पास 1 साल है, तुम वैक्सीन बनाओ, या 2 साल है। हमने कहा चलो भाई बनाते हैं वैक्सीन। मैं वैक्सीन बनाने लगा, मेरा खर्चा होता गया, मैंने कहा था मैं जितना कॉस्ट होगा उससे 25% ऊपर चार्ज करूंगा, जितना खर्चा होगा उससे 25% ऊपर चार्ज करूंगा। अच्छा, अब ये वैक्सीन जितनी बन चुकी है किसके पास है? उसके पास कंट्रोल नहीं है, पर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये जो तुम चीज़ बना रहे हो किसी और के पास नहीं जा सकती, और जितना काम कर चुके हो उतने पैसे ले सकते हो। तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरा लीगल राइट है, जितना मैंने काम कर लिया उतने मुझे पैसे मिलेंगे? यानी इसमें यह नहीं हो सकता कि पूरा कंप्लीट नहीं किया तो पैसे नहीं मिलेंगे। यहां पे क्या है? जितना मैंने काम कर लिया उतने पैसे मिलेंगे। अब तुम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की एग्जांपल देखो, इससे पहले वाली, अगर आज मैंने कहीं प्लॉट बुक करवाया है, या लेट से मैं कंस्ट्रक्टर हूं, लैंड भी मेरी है, बिल्डिंग भी मेरी है, इसने आके फ्लैट बुक करवा लिया, मैं आप सबसे पूछता हूं कंट्रोल किसका है? मेरा है, इसके पास तो नहीं है। कल को मैं इसको ये फ्लैट डिलीवर ना करूं, क्या मुझे पैसे वापस करना है? हाँ या नहीं? करना है। तो मेरे लिए लायबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है, मैं रेवेन्यू बुक ही नहीं कर सकता। तभी तो बोल रहा ओवर द पीरियड फिर नहीं करना। तभी वो क्या कह रहा है? ओवर द पीरियड नहीं करना, क्योंकि मैंने, भाई जाहिर सी बात है, मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल कब होगी? जब मैं डिलीवर करूंगा। तो वापस से एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल। पहली, मैंने कहा प्लॉट मेरा, कंस्ट्रक्शन मेरी, इन्होंने फ्लैट बुक कराया, इन्होंने फ्लैट बुक करा के, बात समझिएगा, कुछ पैसे दे दिए, कुछ ये बाद में देंगे। मैं कह रहा हूं जो इन्होंने पैसे दे दिए मैं उसका भी रेवेन्यू नहीं बुक कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल नहीं किए, सारी चीज़ों का कंट्रोल मेरे पास है। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मैं बोलता हूँ भाई एक माला बना हुआ है, तेरा माला बना ही नहीं है, तो तू हवा में रह ले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जो इसका माला ही नहीं बना तो मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल ही नहीं की। यानी ये नहीं हो सकता कि जितना काम कर लिया उतने पैसे ये मुझे दे देगा। ये बोलेगा भाई चीज़ चाहिए पूरी, या तो फ्लैट है या तो नहीं है। दूसरा वाला केस जो सिखाया है वो क्या है? जितना काम हो गया उतने पैसे मिलेंगे, जितना काम हो गया उतने पैसे मिलेंगे। तो जो वैक्सीन वाली मैंने एग्जांपल दी, तो अगर आधी रिसर्च भी हो गई, आधा काम भी हो गया, तो आधे पैसे मिलते। वो आपका लीगल राइट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? लीगल राइट होना चाहिए। एक और एग्जांपल, आप गए किसी आईडी कंपनी के पास, या फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में चले गए, फार्मा कंपनी में, उन्होंने अकाउंटिंग सिस्टम लगाना है, उन्होंने अकाउंटिंग, हम है सॉफ्टवेयर हाउस, हम कौन है? सॉफ्टवेयर हाउस। अच्छा, सॉफ्टवेयर हाउस का कस्टमर कौन हो गया? फार्मा कंपनी। अच्छा, उन्होंने कहा भाई हमें सैप का मॉड्यूल लगा के दो, अकाउंटिंग सिस्टम। क्या लगा के दो? अकाउंटिंग सिस्टम। जैसे एआरटीटी ने किसी को बुला लिया सॉफ्टवेयर हाउस को, एआरटीटी ने कहा भाई हमें ऐसा सिस्टम इंटीग्रेटेड बना के दो, फीस आए, उसमें सब्जेक्ट को क्लिक करूं, सब्जेक्ट आ जाए, उसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट खुद ही आ जाए। यानी फॉर एग्जांपल उसकी फीस है ना, कोई चेंज नहीं कर पाए,
और चेंज इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तो तब तक उसकी स्लिप जनरेट नहीं हो, स्लिप जनरेट नहीं होगी तो उसको पोर्टल आईडी इशू नहीं होगी। ऐसा सिस्टम बना के दो। अच्छा, ऐसे सिस्टम बनाने के लिए आईटी डेवलपर्स आए यहाँ पर, उन्होंने काम करना शुरू किया। मैं तुमसे पूछा, उन्होंने काम करना शुरू किया और वो यहीं पे बैठ के बना रहे हैं हमारे सिस्टम में। तुम बताओ, ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करूँ या पॉइंट इन टाइम? ओवर द पीरियड। वापस से भाई आईटी डेवलपर्स को बुलाया, वो हमारे पास हमारे प्रीमिसेस में आके हमारे सिस्टम में ये चीज़ डेवलप करें। कंप्यूटर भी मेरा है, उसी के अंदर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसी के अंदर। मैंने कहा तुम अपने कंप्यूटर नहीं मेरे कंप्यूटर में बनाओगे। तुमसे मैं सवाल पूछता हूँ, 6 महीने हो चुके हैं, वो सॉफ्टवेयर बना रहा है, अभी तक बना नहीं है। क्या आईटी कंपनी रेवेन्यू बुक करेगी ओवर द पीरियड या पॉइंट इन टाइम? जल्दी बताओ। ओवर द पीरियड, पॉइंट इन टाइम। भाई लिख के बताओ यार। हाँ जी, ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड, पॉइंट इन टाइम, ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड, पॉइंट इन टाइम। यहां पे सारे बच्चे क्या है? ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड। रीजन, जिस पीसी पे वो बना रहा है मेरा ही कंट्रोल है, यानी जितना बन चुका है मेरे पास ही है ना। इज देयर एनीथिंग टू डिलीवर? नहीं, मेरे कंट्रोल जगह पे बना रहा है। अगर मैं ये कहता, तुम लोग मुझे बताओगे। अब दूसरा केस, मैंने कहा कि भाई हमने उसको कहा तुम पहले ये बना के दोगे, हमें इंस्टॉल कराओगे, चेक करेंगे, सही लगा तो पैसे देंगे। अब पॉइंट इन टाइम क्यों? कंट्रोल ही उसके पास है, कंट्रोल ही उसके पास है। अच्छा, और इस वाली जो बात मैंने कही, इसमें मैंने ये भी तो नहीं कहा कि जितना सॉफ्टवेयर बना लिया उतने पैसे ले लेना। भाई इसकी भी तो एक्सेप्शन है ना कि कंट्रोल भले ही उसके पास है तब भी ओवर टाइम हो सकता है। पर कब? जब कंट्रोल उसके पास हो, जितना काम कर लिया उतने पैसे देने का लिखा हुआ हो और ये एसेट किसी और को ना जाए। बात क्लियर है? तो आई होप ये तीनों एग्जांपल्स आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि हाउ टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। ऑनलाइन लोग प्लीज बताओ कोई शक व शुबा इसमें, और आप सब क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो यानी आपने बड़ा इत्मीनान से सोचना है कि पॉइंट ओवर टाइम है या इन टाइम है। अब एक बात बताओ, इसमें इलस्ट्रेशन आती है 15 नंबर की, 5 नंबर की। आपने अगर ये गलत डिसाइड किया कि ओवर टाइम है या पॉइंट इन टाइम है, आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। रीजन है आपने पूरी अकाउंटिंग गलत कर दी। और वो मार्क्स ही किसके होते हैं? अकाउंटिंग के। बोलेगा एंट्री बना के दो भाई। बात क्लियर है? या बोलेगा ब्रीफली एक्सप्लेन दैट हाउ द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। तो आपने इन पैरामीटर्स पे बताना होगा। सिंस वी हैव द कंट्रोल ऑफ द एसेट, सो वी विल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू पॉइंट इन टाइम, क्योंकि उसके पास कंट्रोल नहीं है। और अगर हमारे कस्टमर के पास कंट्रोल है तो हम बोलेंगे सिंस द कस्टमर हैज द कंट्रोल ऑफ एसेट एंड द बेनिफिट्स हैज बीन रिसीव्ड साइमल्टेनियसली, देन रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर द पीरियड। तो दोनों केसेस में आपने बयान करना होगा इस बेसिस के ऊपर। खैर, हमने कहा दूसरी चीज देखें, एसेट कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू सम अदर कस्टमर बाय द एंटिटी। अच्छा, एंटिटी मतलब हम, क्योंकि हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो कहता ये है कि भाई जब ये कंडीशंस मीट हो जाएं तो रेवेन्यू बुक करना ओवर टाइम, और अगर इसमें से कंडीशन मीट ना हो तो पॉइंट इन टाइम। इसको कॉपी कर लें जल्दी से। हाँ जी, हो गया कॉपी?
अच्छा अभी शुरू किया है। कच्छप हमने सिर्फ ये डिस्कस किया अब तक कि आप रेवेन्यू को ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करेंगे या एक वक्त में, पॉइंट इन टाइम पे। तो हमने स्टैंडर्ड से पूछा कि भाई ये बताओ कि ओवर द पीरियड कब रिकॉर्ड करेंगे। उसने बोला जब ये जो 3 कंडीशंस लिखी हुई हैं इसमें से कोई भी एक मीट हो जाए तो आप ओवर द पीरियड रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना, अदरवाइज किसी एक वक्त पे। तो हमने बोला ऐसा क्यों भाई? उसने बोला कि भाई जब ये 3 कंडीशंस होंगी तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर द पीरियड सेटल कर रहे हैं, और अगर ये 3 नहीं होंगी तो मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर द पीरियड सेटल नहीं कर रहे, तो आप रेवेन्यू भी ओवर द पीरियड बुक नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भाई एग्जाम्पल दें। हमने कहा कि भाई आपने लेट से जिम में 1 साल की फ़ी पे कर ली, तो आप जिम के सारे बेनिफिट्स 1 साल में लेंगे ना, क्योंकि आप साइमल्टेनियसली बेनिफिट्स रिसीव करेंगे। तो आप अगर जिम वाले हैं तो आपका रेवेन्यू ओवर द पीरियड रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर मैंने दूसरी एग्जांपल दी, मैंने कहा आप ARTD आते हैं, आपने पैसे दिए हुए हैं, तो आपने पूरे 6 महीने के पैसे दिए हैं, तो मैं 6 महीने की इनकम एक साथ नहीं बुक कर सकता, क्योंकि आप लोग साइमल्टेनियसली बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं। तो मैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी साइमल्टेनियसली ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ओवर द पीरियड रेवेन्यू बुक करूंगा। सही है, पहला हो गया। तीसरा केस, यहां तक क्लियर है कश्यप? ओके। फिर दूसरा केस बताया मैंने कहा कि अगर आप एक कंस्ट्रक्टर हैं और आपको किसी लैंडलॉर्ड ने कहा कि भाई मैं आपको लैंड प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इस लैंड के ऊपर मुझे एक बिल्डिंग बना के दें, तो मैंने कहा भले ही आप 3 साल में बिल्डिंग बनाएंगे, आप उसका रेवेन्यू भी ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करना। और ओवर द पीरियड इसलिए रिकॉर्ड करना क्योंकि वो बंदा उसी की कंट्रोल जगह पे वो देख सकता है कितना काम हो गया। यू हैव नथिंग टू डिलीवर फर्दर। सही है, तो वो भी ओवर द पीरियड आएगा। फिर मैंने इसके बरक्स एग्जांपल दी, मैंने कहा अगर आप ही कंस्ट्रक्टर हैं, लैंड भी आपकी है, तो आपने लोगों को कहा भाई आओ मैंने ये प्रोजेक्ट बना रहा हूं, आओ इन्वेस्ट करो, तुम्हें फ्लैट मिलेंगे। तो मैंने कहा जिन लोगों ने मेरे पास फ्लैट बुक करवाए तो मैंने तो उसका एक चीज भी डिलीवर नहीं की, तो जब तक मैं फ्लैट कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक मैं रेवेन्यू नहीं बुक करूंगा, तो ये ओवर द पीरियड नहीं होगा। कौन सी? तो अभी तो बताया चसी जिम वाली और ये क्लास वाली जो तुम ARTD में पैसे दे रहे हो, ओवर द पीरियड है ना, साइमल्टेनियसली बेनिफिट रिसीव कर रहे हो ना। सर एक सवाल था कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, सर अगर मैंने किसी को गुड्स, अच्छा कश्यप ये दूसरा वाला भी देख लेना, मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं, तो प्लीज टाइम पे, मैंने वैसे ही क्लास 15 मिनट लेट शुरू की है। ये दूसरा वाला तुम्हें देखना पड़ेगा, एसेट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एंड कंट्रोल हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड। इवन आपके पास कंट्रोल हो, सही है ना, या किसी और के पास कंट्रोल हो, यानी आपके कस्टमर के पास कंट्रोल नहीं है, तब भी आप रेवेन्यू, ये सुन लिया था? ओके सर एक सवाल था कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, भाई सुनना यार, सवाल सुनो। मैंने किसी को गुड्स देने 1 मंथ बाद और मेरे COGS कॉस्ट बढ़ जाए जिसकी वजह से मैंने गुड्स देने से मना कर दिया, अब कॉन्ट्रैक्ट में कोई पेनल्टी वगैरह नहीं थी। भाई सवाल सुनना, सवाल ये है कि भाई हम लोग हैं पाकिस्तानी चोर दिमाग, सही है, ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक सवाल है, मैंने किसी को गुड्स देने थे, 1 महीने के बाद तो मेरी कॉस्ट बढ़ गई जिसकी वजह से मैंने बोला आप निकल जाओ। मतलब ये बिजनेस माइंड देखें आप इनका, कॉस्ट बढ़ गई तो मैं खरीदूंगा और बिजनेस भी नहीं करूंगा। सही है, इन्होंने बोला कि भाई मुझे खरीद के देने थे, तो क्योंकि वो महंगा हो गया तो अब मैं बोल रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट खत्म। क्या कह रहे हैं ये? कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मुझे आगे से महंगा मिल रहा है, तो भाई उससे बात कर ले कि तुझे महंगा दूंगा। चलो खैर है, एग्जाम्पल देख लेते हैं आगे। फिर हमने कहा कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर दिया और उसमें कोई पेनल्टी भी नहीं थी, उसमें कोई पेनल्टी भी नहीं थी। अब बाय कॉन्ट्रैक्ट लॉ मैं फिर भी ऑर्डिनरी डैमेजेस पे करूंगा क्या? IFRS वाले नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हो यार, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ये कब बताया हुआ है कि ऑर्डिनरी डैमेजेस पे करूंगा?
दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कैसे कर रहे हो भाई? यहां पे ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आगे मेरी कोई बल्ली नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, तो पेनल्टी नहीं है तो आपको लॉ भी बाइंड नहीं कर सकता। कोर्ट ऑफ लॉ में आप जाएं, क्या आप केस हारेंगे? जीतेंगे? जीतेंगे। ये कैसी बात कर रहा भाई? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही डिवाइस करेगा ना, लॉयर भी तो उसी को देख के कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा ना भाई। ये कैसी बात है? कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं करो यार। मैंने फिर कहा है, यू नीड टू थिंक वेरी सिंपल। सीधी चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के पे लगे होते हो भाई। एक चीज तुम खुद कह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है, तो लॉ कैसे कुछ और कह सकता है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ को देख के बनाएंगे या लॉ के बगैर? लॉ को देख के बनाएंगे। अब लॉ मुझे कह रहा है कि भाई अगर पेनल्टी होगी तो पे करोगे, नहीं है तो नहीं पे करोगे, तो मैं क्यों डैमेजेस पे करूंगा उसको? सवाल तो मेरा ये है। और पहली बात तो ये है कि मैंने कल की क्लास में सिखाया था कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अनफुलफिल्ड के लिए आप लायबल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, क्योंकि मजीद आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो मुजम्मिल इसमें सवाल क्या मेरी जान? IFRS तो पहले कहता है कि बेटा लीगैलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप अपने लॉ की डेफिनेशन से उठाना, उसके फीचर्स ये होने चाहिए। हाँ भाई, अब बाय कॉन्ट्रैक्ट लॉ मैं फिर भी ऑर्डिनरी डैमेजेस पे करूंगा। कहां लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में तुम ऑर्डिनरी डैमेजेस पे करोगे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पर? जब कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ है कि पेनलाइजेशन नहीं है, तो तुम कौन हो तो पे करने वाले? मतलब मुझे ये बात नहीं समझ आ रही भाईजान। मुजम्मिल मतलब इतवार का दिन है, आज तो सो के उठता पूरा, अब लिख नहीं रहा चसी। भाईजान प्लीज लिखो, दिल बैठा जा रहा है भाई, प्लीज। चला तो नहीं गया क्लास से? 1 मिनट है, जिंदा है। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम में लिखो भाईजान, लिख लो यार। बिजनेस लॉ में ये ऑर्डिनरी डैमेजेस पड़े थे। देखो बात सुनो, जब तुम दो चीजों को मिक्स करते हो ना, तो फिर लॉजिकली मिक्स किया करो। ऑर्डिनरी डैमेजेस आप तब पे करते हो जब बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ हो। ऑर्डिनरी डैमेजेस का मतलब समझते हो? व्हाट डू यू कॉल ऑर्डिनरी डैमेजेस? द डैमेजेस दैट हैज बीन डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख देना, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखें कि कोई डैमेजेस है या पेनल्टी नहीं है, या कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दें, दो चीजें बताता हूं आपको मैं। कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिख दिया कि भाई अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो ये बंदा या वो बंदा दोनों में से कोई भी लायबल नहीं है, तो ऑर्डिनरी डैमेजेस नहीं आते। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई पेनल्टी क्लॉज नहीं है, आपने लिखा ही नहीं है पेनल्टी के बारे में, तो फिर कोर्ट इस बात पे फैसला करेगा कि सामने वाले को नुकसान हुआ या नहीं हुआ। उस केस में ऑर्डिनरी डैमेजेस आते हैं, और वो वाले डैमेजेस जो वो कमा सकता था और जो कमा नहीं पाया वो दोगे तुम, ये होते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। पर तुम कॉन्टेक्स्ट तो समझोगे क्या है? मैं कह रहा हूं भाई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि कोई पेनल्टी नहीं होगी, तो मतलब ऑर्डिनरी डैमेजेस भी आउट हो गए ना। अब मुझे कोई भी बाइंड नहीं कर सकता। वो तो तब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हुआ ना हो, तो उस पर फिर कोर्ट फैसला करता है कि यार ये तो तुमने नाजायज किया उसके साथ। फिर उसके ऊपर कौन प्रिवेल कर जाता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या प्रिवेल कर जाता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि भाई अगर यू हैव नेवर डिफाइंड समथिंग इन योर कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर मैं अप्लाई होता हूं। अब इस बेस पे वो जज फैसला करेगा कि भाई तुम्हें उसको वो नुकसान देना है जो ये कमा सकता था। दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेजेस। पर यहाँ लॉ की क्लास क्यों खोली है? कहने का मतलब ये है कि सही है, तुम्हें वो पता है, पर कॉन्टेक्स्ट तो देखो ना कि लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। बताने में मुझे कुछ भी नहीं है। देखो ये प्रताप सही कह रहा है, वो तब होता है जब ये नहीं लिखा हो कि पेनल्टी नहीं होगी। भाई अगर मैं लिख दूं कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी नहीं होगी, तो कोर्ट में जाएगा, वो बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अप्लाई करो। वो बोलेगा चसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तो तब अप्लाई करता जब यहां कुछ नहीं लिखा होता। तुम खुद मान के आए हो कि मैं पैसे नहीं लूंगा, तो मैं कैसे कहूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है? तुम्हें खुद की मस्ती थी, क्यों साइन किया इस पर? एग्रीड बाय बोथ पार्टीज था ना। तो ऐसे भाई ये वहां की चीज है। यहां पे मैंने कल भी बताया था कि भाई यहां पे लिखा हुआ होगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। पर खैर भाई तुम्हारा मसला क्लियर हो गया, लॉ वाला मसला, कि ऑर्डिनरी डैमेजेस का मतलब क्या है। चलो आगे चलते हैं। ABC entered into a contract to construct a building on a land owned by a customer. Transaction price will be received when the building is completed and inaugurated. पैसे कब मिलेंगे? जब बिल्डिंग कंप्लीट होगी। सही है? रेवेन्यू ओवर द पीरियड, या जब मैं बिल्डिंग कंप्लीट करके ट्रांसफर करूंगा तब?
ओवर द पीरियड। कशफ कह रही है इन टाइम, इन टाइम, इन टाइम, ये कह रहे हैं ओवर द पीरियड। हाँ जी जानी, इन टाइम, ओवर द पीरियड। पैसा रिसीव होना क्राइटेरिया नहीं है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे सेटल हो रही है, ये क्राइटेरिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा हुआ था ना कि कॉन्ट्रैक्ट की तब कहलाएगा जब तुम्हें प्रोबेबल हो के पैसे मिलेंगे। तो पैसे बाद में देना तो रिसीवेबल के अगेंस्ट में सेल्स नहीं बुक होती, तो इन टाइम कैसे कह सकते हो? ये वजह थी कि मैं टेस्ट ले रहा हूं। देखो लिखा हुआ क्या है, आप ऐसी जगह पे बिल्डिंग बना रहे हो जो कस्टमर कंट्रोल कर रहा है। बात समझ आई? ऐसी जगह पे एसेट बना रहे हो जो कस्टमर कंट्रोल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो तो सीधे सीधी वो चीजें देख रहे हैं ना कि उसके पास ही हैं, उसको तो वो चीजें ट्रांसफर होती जा रही हैं ऑटोमेटिकली। हाँ पैसे कब कह रहा है? बाद में लेना। तो भाई क्या रेवेन्यू बुक करना मना है? नहीं, रेवेन्यू क्रेडिट करें और रिसीवेबल को डेबिट करें। यहां तक कोई मसला? पहले में ही फंस गए। पॉइंट इन टाइम। चलो दूसरा रीड कर लें पहले अंग्रेजी सुकून से। हाँ भाई ओवर टाइम देख लो। हाँ जी, वेदर सैटेलाइट बना रहा हूं, उसके पास भी नहीं है, मेरे पास है, वो तो हवा में घूम रही है सैटेलाइट। हाँ जी, तो ये दूसरी वो तीसरी वाली एक्सेप्शन है ना कि इवन दो उसके पास कंट्रोल भी नहीं है तब भी ओवर टाइम होगा, सब्जेक्ट टू कि मेरे पास लीगल राइट हो पैसे रिसीव करने का जितना मैं काम कर चुका हूं, और सैटेलाइट किसी और को क्यों चुपकाऊंगा। सही है? चलें, तो आप कह रहे हैं ओवर टाइम, वेरी गुड। हाँ जी, ओवर टाइम इन टाइम। अच्छा, वाई ओवर टाइम? क्योंकि काउंटर पार्टी इज रिसीविंग बेनिफिट्स साइमल्टेनियसली। चलो ये भी सही बता दिया तुम लोगों ने। पॉइंट इन टाइम। हाँ जी जल्दी बताओ। अच्छा पॉइंट इन टाइम क्यों? भाई चीज़ भी हमारी, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, कल को तो मुकर जाओ नहीं बनी बिल्डिंग, क्या करेगा वो? आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो इसके लिए पॉइंट इन टाइम। पहले तो यहाँ तक बात क्लियर है। चलें, अब हम जब ये तमीज़ तहजीब समझ गए कि पॉइंट इन टाइम कब होगा, पॉइंट ओवर टाइम कब होगा, अकाउंटिंग तो सीखी नहीं कि अगर पॉइंट इन टाइम हो तो अकाउंटिंग क्या होगी, पॉइंट ओवर टाइम हो तो अकाउंटिंग क्या होगी। अगर मैं डायरेक्ट अकाउंटिंग करवा लेता तो हम खुश तो हो जाते, पर तुम्हारे दिमाग में कभी ये नहीं बैठता कि अकाउंटिंग वो कब करनी है, ये कब करनी है। अब हम सीखेंगे अकाउंटिंग, तो उसके लिए आप अपने पास हेडिंग डाल दें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ भाई, कौन सी हेडिंग आ गई हमारे पास? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में भी आप डालेंगे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। चलें जी, अब आज से जो कारोबार शुरू होता है ना, वो थोड़ा सा डेंजर की तरफ जाएगा, सही है, जिसमें मैं सोचना होगा, मैं प्रैक्टिस करनी होगी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना होगा। पर खैर मैंने प्रॉमिस किया मैं एक एक करके ऐड करता रहूँगा इसके अंदर, और वो बताता भी रहूँगा कहाँ कहाँ इम्पैक्ट है। पॉइंट इन टाइम, ओवर टाइम कब सोचना है? 5th स्टेज के ऊपर, और वो बहुत की स्टेज है, क्योंकि अगर तुमने ये कंक्लूड कर लिया कि पूरा रेवेन्यू आज बुक करना है तो तुम गलत कर जाओगे, क्योंकि हो सकता है उसमें होना था ओवर द पीरियड, और ऐसा भी हो सकता है कि ओवर द पीरियड करो जबकि होना चाहिए था आखिर में, जब तुम सारे फ्लैट डिलीवर करो। तो जब तक खर्चा होता रहेगा बिल्डिंग के ऊपर, तब तक वो आपकी इन्वेंट्री जमा होती रहेगी, जिसको हम कहते हैं CWIP। क्या कहते हैं? CWIP। भाई देखो आप बात समझो, जैसे आप अगर खुद बना रहे हैं बिल्डिंग अपने ही लैंड के ऊपर, तो आप सब ऐसी बात है, इन्वेस्टर्स हैं, आपने पैसे दे दिए मुझे फ्लैट्स के लिए,
तो आपने जो मुझे पैसे दिए तो मैं उसके लिए कैश डेबिट करूंगा और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट करूंगा। मैं बोलूंगा ये मेरी लायबिलिटी है। कब तक? जब तक मैं आपको आपकी चीज डिलीवर, अच्छा वंस मैंने डिलीवर कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू, तो पैसे कहां गए? पैसे तो पहले ही दे दिए थे। तो जो पहले पैसे दिए थे वो लायबिलिटी में रखे हुए थे, अनअर्न्ड थे। यहां पे अनअर्न्ड का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। और वंस यू आर डन विथ योर ऑब्लिगेशन, तो आपने कहा अभी ऑब्लिगेशन नहीं रही, कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी खत्म करूंगा और क्या बुक कर लूंगा? रेवेन्यू। और जो पैसे एसेट पे लगा रहा हूंगा ना, तो उसकी एंट्री क्या बना रहा हूंगा? कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट। और CWIP जमा होते 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 एक जगह पे पहुंचेगा। तो ये CWIP COGS में कब चार्ज होगा? जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल होगी, तो उसी दिन रेवेन्यू बुक होगा, उसी दिन कॉस्ट ऑफ सेल्स। पहले बताओ लॉजिक समझ आती है? एक बेसिक बात कही, भाई मैंने आज बिल्डिंग बनाना शुरू की, कंस्ट्रक्शन शुरू की, आपने मुझे 50 मिलियन दे दिए, तो मैंने 50 मिलियन कैश डेबिट किया होगा और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट की होगी। मैं किस दिन का वेट कर रहा हूं? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल करने का। क्लियर है? मैंने कहा अच्छा इस कैश में से मैंने 10 मिलियन, 50 मिलियन में से 10 मिलियन लगा दिए बिल्डिंग पे, क्या करूंगा? कैश क्रेडिट, CWIP इन्वेंट्री डेबिट। मैं इन्वेंट्री क्यों डेबिट कर रहा हूं, COGS क्यों नहीं? क्योंकि आपने रेवेन्यू नहीं बुक किया। अच्छा किस दिन का वेट कर रहे हो? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल हो गया। अच्छा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यहाँ पे ओवर द पीरियड है या पॉइंट इन टाइम है? पॉइंट इन टाइम। और वो टाइम कब है? आखिरी। तो उस दिन तक अपनी कॉस्ट को जमा करते रहोगे, इन्वेंट्री इंक्रीज होती रहेगी। और वो इन्वेंट्री जब तुमने फ्लैट बेचा, अच्छा लेट से तुमने 2 फ्लैट हैंड ओवर कर दी है, तो क्या 2 का रेवेन्यू बुक हो सकता है? यस। तो 2 की COGS बुक कर लेना। बात समझ आई? तो ऐसे ही ये कहानी चलती रहेगी। कोई मसला है यहाँ तक? चलें जी। सर केस 1 में लिखा तो नहीं था कि वी कैन गेट पेमेंट ऑफ वर्क डन टू पॉइंट एंड ओवर टाइम, क्यों भाईजान? अभी देख लो इधर, सुल्फी लगा के जब हम क्लास में बैठते हैं ना, तो ये होता है। इधर पहले वाले केस में कह रहा है कि पेमेंट का तो लिखा हुआ ही नहीं है कि जितने पैसे मिल जाएंगे। भाई चलसी, इसमें पेमेंट की बात ही नहीं है। वो कह रहा है किस जगह पे बना रहे हो? कस्टमर के कंट्रोल जगह के ऊपर। तो इसमें पेमेंट के तो क्राइटेरिया ही नहीं है। पेमेंट की कंडीशन थी कब? जब आपके पास एसेट का कंट्रोल हो, और फिर भी आप रेवेन्यू इजाजत तो आपको के ओवर द पीरियड बुक कर पाओ। उसकी 2 शर्तें हैं कि जितना काम कर लिया उतने पैसे मिलेंगे और एसेट कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू एनी अदर पर्सन। तो भाई इसमें पेमेंट की कहानी कहां से आ गई? ये तो मैंने अभी बताया भी था कि यहां पे पेमेंट इज नॉट द क्राइटेरिया। क्लियर है भाई? फराज, हाँ भाई सुल्फी, क्लियर है? जल्दी बताओ। ओके चलो भाई वापस आ जाते हैं अंदर। चलिए जी, अब हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया, अब हम एक थोड़ा सा खतरनाक जोन पे चलते हैं। हमने सीखने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा भाई आज अभी और आगे में जितने आपको केसेस सिखाऊंगा उसमें आपने रेवेन्यू बुक करना है ओवर द पीरियड। आपने जो हेडिंग डाली ना कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ब्रैकेट में लिख दें ओवर द पीरियड रिकॉग्निशन। ब्रैकेट में लिखें ओवर द पीरियड रिकॉग्निशन, यानी आप अब जो काम कर रहे हैं उस काम में आप जो एसेट बना रहे हैं वो किसकी कंट्रोल जगह पे बना रहे हैं? कस्टमर की। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो सिखा रहा हूं। वापस सुना, मैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में हूं, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं और मुझे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है ओवर द पीरियड। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो सिखाने लगा हूं। यहां तक क्लैरिटी है? तो इधर उधर नहीं होना कि जो मैं डायरेक्शनल सोचने का कह रहा हूं। अच्छा मैं ओवर द पीरियड क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ? क्योंकि कस्टमर की कंट्रोल जगह पे बना रहा हूं। सही है? तो आगे ये क्लियर होना चाहिए। चलें, मैंने कहा अगर आप ऐसी अकाउंटिंग करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप पहले स्टेप में ये आ जाएं, आप कैलकुलेट कर लें ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। अभी मैं सिर्फ बातें करूंगा फिर अप्लाई करेंगे। अच्छा मैंने कहा भाई सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। मैंने कहा बताता हूं क्या मतलब है इसका। अच्छा सीख क्या रहे हैं जल्दी बताओ? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या? ओवर द पीरियड। मैं कह रहा अगर ये अकाउंटिंग करना चाहते हो तो आप मेरे स्टेप्स के हिसाब से चलो, कभी मुसीबत नहीं होगी। सबसे पहले वो कह रहा है आप ये काम कर लें कि देख लें आप पूरा कितना कमाएंगे, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का क्या मतलब है जरा सा ये बता दें। मैंने आपसे मुआहदा किया कि भाई आप लैंडलॉर्ड हैं, आपने बोला भाई ये लैंड है बनाओ इस पे बिल्डिंग। मैंने कहा सही है बिल्डिंग बना दूंगा, 50 मिलियन लगेंगे।
कितने? ये हो गई ट्रांजैक्शन प्राइस, ये क्या हो गई? ट्रांजैक्शन प्राइस। फिर मैं सोचूंगा, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्टर हूं, मेरा कस्टमर है वो लैंडलॉर्ड, मैंने कहा मैं सोचूंगा कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मुझे लगेंगे 30 मिलियन। क्या लगेंगे? अच्छा, ये जो 50 मिलियन है ये एक साल के हैं या पूरे कॉन्ट्रैक्ट के हैं? पूरे कॉन्ट्रैक्ट के हैं। और जो 30 मिलियन में लगाऊंगा ये किसके हैं? तो यानी आप एक बात समझे, मैं आपसे आज पूछूं यहां खड़ा होके कि आप ओवरऑल कितना कमाएंगे? 20 मिलियन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? मैं बिल्कुल एक एक करके इसमें चीजें ऐड करूंगा। भाई यहां तक बात क्लियर है? जल्दी बताओ लिख के, भाईजान प्लीज लिख के बताओ। ओके, यहां तक बात क्लियर है? भाई हमने क्या कहा, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में घुसे, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, पहले देख लो पूरा कितना कमाओगे। अब मसला ये है कि जो 20 मिलियन की कमाई है ना 3 सालों की है, क्योंकि 3 साल में कंप्लीट करूंगा, तो 20 मिलियन पहले साल में रिकॉर्ड करूं, दूसरे साल में रिकॉर्ड करूं, या तीसरे साल में, या ओवर द पीरियड? पर वो कह रहा है स्ट्रेट लाइन पे नहीं कर सकते, स्ट्रेट लाइन पे नहीं कर सकते। कैसे करेंगे अभी सिखा रहा हूं। कमाओगे कितना जल्दी बताओ? कितने सालों में? स्ट्रेट लाइन पे नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर है? मैंने बोला भाई मुसीबत ये बता दो कैसे करेंगे। उसने बोला पहले ये देख लिया ना कितना कमाओगे। मैंने कहा हाँ भाई 5वीं बार कह रहा हूं, देख लिया कितना कमाएंगे, कितना? 20 मिलियन। आगे आ जाओ स्टेप 2 पे। उसने बोला अब आप निकाल लें स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कि काम कितना हो चुका है, काम कितना हो चुका है। अच्छा, मैंने बोला कि भाई काम कितना हो चुका है ये कैसे निकालेंगे? उसने बोला भाई 2 तरीके हैं आपके पास। कितने तरीके? इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। अच्छा, तो क्या पहला स्टेज भूल जाओगे? नहीं, वो अपनी जगह है। आपने एक जगह लिख लिया इतना रेवेन्यू, इतनी टोटल कॉस्ट लगेगी और इतना प्रॉफिट आएगा। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या मैं स्ट्रेट लाइन पे रिकॉग्नाइज करने का कह रहा हूं या ओवर द पीरियड? अच्छा, स्ट्रेट लाइन भी ओवर द पीरियड ही होगा, बट वो मना कर रहा है। वो बोल रहा है आप रेवेन्यू उतना करो जितना काम हो चुका है। मैंने कहा भाई ये भी तो बताओ कैसे निकालूंगा कितना काम हो चुका है। उसने बोला एक तरीका है इनपुट मेजरमेंट। एक तरीका क्या है? अच्छा, मैंने कहा भाई व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय इनपुट मेजरमेंट? इनपुट मेजरमेंट का मतलब ये है कि आप लोगों ने मेरे सामने कंक्लूड किया था कितने पैसे लगेंगे एसेट पे? 30 मिलियन। अगर मैं ये कहूं कि 5 मिलियन लग चुके हैं 1 साल में आउट ऑफ 30 मिलियन, तो 5 को 30 से डिवाइड करो, 37.5 कितना आता है? 16.66। अच्छा, 16.66% आ रहा है, या आप समझे ना, सीधी सी बात है भाई 16.66% आ रहा है। ऐसा है क्या मैं कह सकता हूं कि आउट ऑफ टोटल कॉस्ट इंकर्ड, टोटल कॉस्ट टू बी इंकर्ड, मैं 16.66% लगा चुका हूं? मतलब जब इतने पैसे लगा चुका हूं तो टेक्निकली इतना एसेट कंप्लीट हो चुका है, टेक्निकली इतना एसेट कंप्लीट हो चुका है। तो वो कह रहा है आप अब ये देखें कि आपका एसेट कितने परसेंट कंप्लीट हो गया? 16.67%। तो इतना रेवेन्यू बुक कर लो, इतनी कॉस्ट बुक कर लो, तो इतना प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा। पर क्या पूरा 20 मिलियन का प्रॉफिट बुक हो रहा है या 16.67%? वो कैसे होगा अभी करके दिखाता हूं, वो भी करके दिखाता हूं। एक मैपिंग बना रहे हैं कि भाई करना कैसा है। सबसे पहले ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, फिर देखो काम कितना हो गया। काम कितना हो गया कैसे पता लगेगा? जितनी कॉस्ट लग गई, जितनी कॉस्ट लग गई इन कंपैरिजन टू टोटल कॉस्ट, इन कंपैरिजन टू, तो आप बोलेंगे ये मेरी मेजरमेंट हो गई कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, इतना काम हो चुका है। अच्छा, मैंने कहा दूसरा तरीका क्या है? किसी एक्सपर्ट को बुला लो, किसी, अच्छा सामने वाला जो लैंडलॉर्ड है वो कहेगा कि भाई तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है, तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है, आप इंडिपेंडेंट बंदा बुलाएं, सर्वेयर। तो मैंने कहा भाई मैं भी तो कंस्ट्रक्टर हूं। बोला भाई तुम तो इंडिपेंडेंट नहीं हो ना, तुम तो बिलिंग चिपका दोगे मुझे। तुम किसी सर्वेयर को बुलाओ, वो सर्वेयर या इंजीनियर आके बताएगा कितना परसेंट काम हो चुका है, वो रिपोर्ट देगा, तुम उतनी बिलिंग कर देना। मैंने कहा ये भी अच्छा है। वो हो गया आउटपुट मेथड। वो क्या हो गया? तो जो सर्वेयर आएगा क्या वो आपके कॉस्ट देखेगा कितनी लगी या आउटपुट देखेगा? आउटपुट देखेगा ना, सामने क्या दिख रहा है, वो बोलेगा इतना परसेंट काम हो चुका है। तो मुझे बताओ अब स्टेज ऑफ कंप्लीशन तुम्हें एग्जामिनर इस केस में बता देगा, तुम्हें निकालने की नीड, पर ये कौन सा केस होगा? आउटपुट। अच्छा, तो वापस से टोटल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है? 20 मिलियन।
अच्छा 20 मिलियन में से इनपुट वाले मेथड में मैं कितनी बुक कर लूंगा? 16.67%। तो ये बात समझ आती है, क्लियर है? अच्छा आपने कहा स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपने निकाल लिया, आप निकाल लें आज तक कितना रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए। आज तक मतलब 1 साल तक, आज तक मतलब 1 साल तक। कैसे भाई? मैंने कहा आपसे मुझे बताएं 20 मिलियन कितने सालों का प्रॉफिट है, आज तक कितना बुक हो जाना चाहिए? 16.67%। और फॉर द ईयर में भी कितना हो जाना चाहिए? तो आज तक फॉर द ईयर सेम क्यों है? पहला ही साल है। तो देखो दूसरी चीज क्या कहता है स्टेप 4 में, कैलकुलेट फॉर द ईयर प्रॉफिट। आप अज्यूम करें अब अगले साल चले गए, अब देखो कैसे होना है अभी वो सब सिखा रहा हूं, वो सब सिखा रहा हूं। अब अगले साल चले गए, अगले साल आपने कुल मिला के एसेट के ऊपर 15 मिलियन लगा दिए। कितने? मैं आप सबसे पूछता हूं 15 मिलियन को 30 से डिवाइड करो 50%। 50% आता है? आज ही ऑनलाइन वालों आता है 50%। अब आपसे मैं पूछता हूं आज तक कितना रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए? 50%। ऐसा ही है, ओवर द पीरियड कर रहे हो ना, जैसे जैसे होता जा रहा है वैसे वैसे बुक कर रहे हो, क्योंकि साइमल्टेनियसली सामने वाला इसके बेनिफिट रिसीव कर रहा है, उसकी कंट्रोल जगह पे बना रहे हो भाई। कहने का मतलब ये है कि आज तक 50% हो जाना चाहिए। तो फॉर द ईयर में पूरा या डिफरेंशियल? डिफरेंशियल। तो वो कहता है पहले एजेड बना लो, इस वाले को पिछले वाले से माइनस करना, फॉर द ईयर मिल जाएगा। बात क्लियर है? सारी बातें हवाओं में, बट एक चीज समझ आ रही है कि करना कैसे है। वापस से सबसे पहले कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। मान लिया पूरा रेवेन्यू बुक कर लूं, पूरी कॉस्ट बुक कर लूं, पूरा प्रॉफिट बुक करूं या वेट करूं? किस चीज का? कंप्लीशन का। पहले साल कितना काम हो गया उसके कितने तरीके हैं? 2, इनपुट आउटपुट। इनपुट में मेरी एग्जांपल में अगर पहले साल 16.67% काम हो चुका है तो मैं रेवेन्यू कितना बुक कर लूं? 16.67%। कॉस्ट कितनी बुक कर लूं? तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कितना बुक हो जाएगा? 16.67%। 16.67%। यहां तक बात क्लियर है? चलो ये भी बात समझ आ गई। मैंने कहा आपसे मैं पूछूं पहले साल में किस हद तक रेवेन्यू बुक होना चाहिए? 16.67। फॉर द ईयर में कितना होना चाहिए? 16.67। आगे सुने, अगले साल गया, अगले साल 15 मिलियन तक की कॉस्ट लग चुकी है, तो काम कितना हो चुका है? 50%। तो अगले साल तक कितना रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए? 50%। अगले साल तक कितनी कॉस्ट बुक हो जानी चाहिए? 50%। तो अगले साल तक रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट कितना बुक हो जाना चाहिए? 50%। तो फॉर द ईयर भी 50% या डिफरेंशियल? तो दिस वाज द रीजन कि मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया हुआ है। यहां तक कोई मसला? अप्लाई करें इसको? सही जी, इसको स्टेप्स को कॉपी कर लो, फिर हम अप्लाई करते हैं इसको। हो गए 4 स्टेप ये? चलें भाई, हमारा सबसे पहला स्टेप, एक मिनट में स्टेप देख लें भाई। ईयर 2 में 10 मिलियन की कॉस्ट इंकर्ड है। मैंने बोला बेटा ईयर 2 तक कितनी हो चुकी है, तो वो 15 मिलियन हो गई ना। ईयर 2 तक की बात कर रहा हूँ, एजेड तक की, तो वो 15 मिलियन हो गई। अभी देखो ना, ये इसको न्यूमेरिकल में डालूंगा ना, सब सही हो जाएगा। पर पहले ये बातें बताना लाजमी थी ताकि थिंकिंग पैटर्न वैसे चले, यानी जब मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें पता हो हाँ यार ये इस वजह से कर रहे हैं। चलो भाई लिख लिया? हाँ भाई, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मैंने रेवेन्यू और कॉस्ट, ये यहां पे देखना एक चीज कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, कॉस्ट टू डेट, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। दो चीजें आ रही है भाई। हाँ भाई, क्या क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे? कॉस्ट के अंदर 2 कॉलम बनाए हुए हैं, पहला कॉस्ट टू डेट और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। अच्छा, अब मैंने कहा यहाँ पे कि भाई सवाल को रीड करता हूँ। उस्मान लिमिटेड इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर फॉर लार्ज कॉर्पोरेट्स
द कंपनी अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन जुलाई 1, 2016 फॉर मेकिंग अ सॉफ्टवेयर विच वुड टेक 3 years टू कंप्लीट एंड इंटीग्रेट इनटू द मेन सिस्टम ऑफ द क्लाइंट. डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट इंकर्ड, एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड रेवेन्यूज आर एज फॉलोज. अच्छा जरा बात समझिएगा इधर, ये क्योंकि बहुत अहम है, इस पर ध्यान नहीं हटाना, वरना गया ना कॉन्सेप्ट तो फिर तुम मुझे वापस से बोलोगे टाइम ज़ाया होगा, रिवाइज कराना पड़ेगा पूरा. तो इसलिए अटेंशन अपनी 100% रखना. रेवेन्यू देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है. ये तब होता है जब आप अपने एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज डाल दें कि इन्फ्लेशन के हिसाब से ये चीज़ें चेंज होंगी, वरना तो मैं तो मारा जाऊँगा क्योंकि मटीरियल मुझे महंगा मिलेगा, सैलरी मुझे लोगों को ज़्यादा देनी होगी और मैं तो लॉस में आ जाऊँगा. तो रेवेन्यू expected to be changed from the perspective of inflation. ऐसा है. तो मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं आप लोगों के सामने ईयर 1 की बात करूं तो ईयर 0 पे नहीं देखो, साल के आखिर में देखो, क्योंकि साल के शुरू में तो कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था, पर साल के आखिर में आते आते आपकी वैल्यू कितनी हो चुकी है कॉन्ट्रैक्ट की? 264,000. ऐसा है. अच्छा मैं आपसे पूछूं कि पहले साल कि आखिर में आप कह रहे हैं आपकी ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस 264,000. अच्छा अब मैं आपसे पूछूं कि कॉस्ट टू डेट कितनी है? 64944. मैंने कहा ये आ गया 64944. ये कॉस्ट टू डेट है. कॉस्ट टू डेट का मतलब कितने सालों की? 1 साल होगी. अच्छा प्लीज सुनिएगा, फिर मैंने कहा समझने के लिए कि भाई ये टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 216,480. इसमें से मैं ये माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगी कौन सी कॉस्ट? फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट. कुल मिला के देखो यही आएगी 216,480. भाई मैं कह रहा हूं कि मेरा टोटल सॉफ्टवेयर कितने में बनेगा? 216 में, जिसमें से कितने लग चुके हैं, तो फर्दर कितने लगेंगे? तो टोटल इतने ही रहे. तो मैंने यहां पे लिख दिया कि भाई ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट. पहले साल में कोई मसला, सिंपल हिसाब किताब है. मैंने सिर्फ ये देख लिया कि मैं पूरे, अच्छा मैं तुमसे ये पूछूं कि भाई तुम लोग पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कितना कमाओगे? हाँ भाई 47 ओवरऑल प्रॉफिट, यही है. यानी पहले साल के आखिर में तुम कह रहे हो कि तुम पूरे कॉन्ट्रैक्ट से इतना कमाओगे. यहां तक कोई मसला? यानी टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल कमाई, इसमें कोई शक व शुबा है तो बताओ. क्लियर है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ. हाँ जी. तो कब बनाऊंगा? तो तुम नजूमी हो, 30 साल का, तेरे को पता होगा. भाई सवाल है कि सर ये थी क्यों नहीं? तो चसी तू नजूमी है, 30 साल का, तेरे को पता क्या इन्फ्लेशन चल रही होगी? ये तो सवाल है ना. तो पहले साल के जो हालात वाकयात होंगे तुमने अकाउंटिंग उसके हिसाब से की होगी, अगले साल की अगले हिसाब से, उसके अगले साल की अगले हिसाब से. फ्यूचर को तो एंटिसिपेट नहीं कर सकता ना. आज तो पहले साल पे होंगे, तो सवाल है, तो सवाल में तो मैं डेटा पूरा ही दूंगा ना. तो पहले साल के आखिर में तुम ये कह सकते हो अगले साल इन्फ्लेशन कितनी होगी, या वहां जाके पता लगेगा? वहां जाके पता लगेगा. क्लियर है? चलें जी. अब हमने कहा स्टेप 2 आप जरा गाइड करें, क्या करेंगे? स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है सर. अच्छा भाई स्टेज ऑफ कंप्लीशन में ज़रा हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है. कॉस्ट टू डेट, ऐसा ही है. डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, ऐसा ही सीन है कुछ. अच्छा भाई हमने कहा कॉस्ट टू डेट कितनी है भाईजान, और टोटल कॉस्ट कितनी है? 216. अच्छा भाई जब ये आपने हरकत की तो आपने कहा स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपका आ गया परसेंटेज में, कितना आ रहा है जानी? 30%. क्लियर है? यानी आप सब ये कह सकते हैं कि आपका 30% काम हो चुका है. क्लियर है? तो हमने कहा कि भाई जब 30% काम हो चुका है तो हम यहाँ पे स्टेप 3 के अंदर ओवरऑल P&L की जगह हम लिखते हैं एज एट P&L. ऐसा ही है. ईयर
1 का। हाँ भाई, सेल्स कितनी बुक हो जानी चाहिए आज तक? मैंने 30% को मल्टीप्लाई कर लिया इससे। अच्छा, मैं कह रहा हूँ मेरी टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से इतना बुक हो जाना चाहिए ना, मुझे ओवर द पीरियड बुक करना, तो जितना काम हो गया उतनी सेल बुक कर लो, ऐसा ही है। अच्छा, अब जरा गेम देखिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स 30% को मैंने अप्लाई किया 216480 से, आंसर देखो क्या आएगा, यही, क्योंकि इसी को तो यूज करके तुमने कॉस्ट निकाली है, यानी टोटल कॉस्ट में से इतनी लग चुकी है, तो ये पीएनएल में चार्ज हो जानी चाहिए। तो मैंने कहा मैं कितना प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए, 14256। और आप अगर प्लीज, एक रिक्वेस्ट है आपसे, 47520 पे 30% लगाओ, यही आता है। 47520 पे 30% लगाते तो यही प्रॉफिट आएगा, क्योंकि तुमने रेशियो तो वही रखा है ना 30% का। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आज तक इतना रेवेन्यू, इतनी कॉस्ट, इतना प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। हमने कहा भाई आप आ जाएं स्टेप, 1 मिनट बता रहा हूं। सेल्स की अमाउंट भाई आप 30% लिखें कैलकुलेटर में, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 264 से। 264 से क्यों कर रहा हूं मल्टीप्लाई? ये ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, इसमें से इतना इस साल रिकॉर्ड होना चाहिए ओवर द पीरियड। और क्या इसको ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई बेसिस है? क्या बेसिस है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन, किस मेथड पे निकला है इनपुट? क्लियर है? अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि सर यहां पे स्टेप 4 के अंदर मैं यहां पे फॉर द ईयर का पीएनएल बनाना चाह रहा हूं, बना सकते हैं भाईजान, बना सकते हैं? अच्छा, तो अगर बना सकते हैं तो सेल्स कितनी रखूं? यही आ गया, सेम क्यों आ रहा है? फर्स्ट ईयर है। इस साल को कॉपी करो तो आगे का मंजन बताते हैं। सिर्फ ये कॉपी करना पार्ट, ये तो तुम्हें खैर मैं दे ही दूंगा ना, ये बुक में भी है, उस्मान लिमिटेड होगा शायद। कशब, या तो ये मेरी इलस्ट्रेशन ही है, उसमें शायद नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने कलर लगाया हुआ ना यहाँ पे, ये मैंने कोई ऐसी बना के लगा दिया है यहाँ पे, उसमें नहीं होगा बुक में। आप आधा पेज खाली रख लिएगा ना इसको कॉपी करने के लिए, सिर्फ नंबर्स कॉपी करना बस, और कुछ भी नहीं, सवाल के लिए, सही है? हाँ जी, स्टेज ऑफ कंप्लीशन तक पहुंच गए। डन? हाँ भाई, हो गया पहला साल। चलो अगले साल चलते हैं भाई। अब आ जाओ ईयर 2 पे। अच्छा भाई, अब क्योंकि मैं अगले साल में चला गया तो एस्टिमेट्स चेंज हुए, एस्टिमेट्स प्रोस्पेक्टिव जाते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव। तो मुझे बताओ रेवेन्यू कितना है? यानी अब मैंने कहा भाई तुमसे मैं पूरे 270 चार्ज करूंगा, तो मतलब सही है भाई, इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट है कि कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा मुझे बताओ कॉस्ट टू डेट कितनी है? 128520, ये फॉर द ईयर की आज तक की है, आज तक की। अच्छा फिर ये देखो कि टोटल जो लिखी हुई है यहाँ पे वो कितनी लिखी हुई है? 229
500। तो मैंने कहा कि भाई अगर 229,500 टोटल कॉस्ट का एस्टिमेट है, उसमें से इतने आज तक लग चुके हैं, तो फर्दर अगले साल कितने लगेंगे? इतने। तो हमने कहा कि भाई जब इतने लगेंगे अगले साल, तो टोटल तो इतने ही है ना। अब ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है? अच्छा देखो, प्रॉफिट कम हो चुका है, ओवरऑल प्रॉफिट कम हो चुका है, ओवरऑल प्रॉफिट कम हो चुका है। अगेन ये कोई एरर है या चेंज इन एस्टिमेट है? चेंज इन एस्टिमेट है। तो व्हाट्सएवर द केस इज सर, अभी आप एक काम करें, ये उठा लें कॉस्ट टू डेट, सही उठाइए, ये उठा लें आप टोटल कॉस्ट, ऐसा ही है टोटल कॉस्ट, हाँ सब है इसमें। मैंने कहा सर स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना आ रहा है? 56%, ऐसा ही है। आपसे मैं आज पूछूं, आज तक कितना रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए? 56%। आज तक कितनी कॉस्ट बुक हो जानी चाहिए? तो आज तक कितना प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए? 56%। क्लियर है? अच्छा, तो हमने कहा कि सर अगर मैं ईयर 2 पे आ जाऊं, तो क्या हम ये कर सकते हैं कि मैं 56% को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? तो 264 से क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सर एस्टिमेट क्या हो गया? चेंज हो गया। तो अब तक रेवेन्यू इतना बुक हो जाना चाहिए। मैंने कहा कि सर अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है तो मैं क्या करूं? अच्छा, आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि भाई आपने इस 56% को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसा ही है, तो आपका ये जीपी आ गया यहाँ तक का, और इसको आप बैलेंसिंग फिगर ले लें। ये 128,520 आपकी आज तक की कॉस्ट आ रही है, ये एज एड के पीएनएल में चार्ज हो जानी चाहिए आज तक के। क्लियरिटी है? अच्छा, अब मैं बोलूँ पीएनएल तो तुम एज एड का बनाते हो फॉर द ईयर का, फॉर द ईयर का। तो मैंने कहा कि सर प्लीज़ यहाँ पे तुम लोगों ने देखना था कि ये मिस नहीं हो। मैंने कहा इतना रेवेन्यू आज तक बुक हो जाना चाहिए, अगर मैं इसको रखूंगा ना तो 2 बार बुक हो जाएगा। इसमें से क्या करूं? लेस कर दूं। तो मैंने कहा फॉर द ईयर के पीएनएल में 72,000 का रेवेन्यू आएगा, सही है। मैंने कहा सर प्रॉफिट कितना बुक होना चाहिए? तो सर ये तो आप कह रहे थे 22,680 होना चाहिए। तो अगर मैं दोनों फॉर द ईयर को मैच करूं, प्लस करूं, बन जाएगा। चलें जी, हमने कहा कि सर आप यहां पे COGS ये ले लें, चेक करो, यही है। दो 70 हो गया, 128,520 हो गया, 100,980। स्टेप 4 रिवाइज कर दें, अभी करते हैं। पहला हो गया ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, सैफुल्ला स्टेप 4 में पता है मैंने किया क्या है? मैंने कहा जितना आज तक का रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए ना ईयर 2 में, ईयर 2 को ईयर 1 से माइनस कर दिया। तो मैंने कहा मैं फॉर द ईयर में कितना बुक करूं कि मैं एज एड तक पहुंच जाऊं। सही है सैफुल्ला? यानी मैंने किया ये है कि 151,200 में से 79200 को माइनस कर दिया। ये 3 खुद करेंगे, चलो ट्राई करो, ये कॉपी कर लें, फिर ये 3 करके दिखाएं। गुड।
हाँ जी डन। ओके अब ज़रा ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है तीसरा साल, तो प्लीज़ मुझे ये बताएं पूरी वर्किंग करके कि तीसरे साल की रेवेन्यू क्या होगा और प्रॉफिट और कॉस्ट क्या होगी। जल्दी। ये 3 हो गया मूसा, वेरी गुड यार, बस ये कि बाकी बच्चे कर लें। हाँ जी, ये टोटल एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है फर्दर हमारी वो ज़ीरो है। फर्दर क्यों? कंप्लीट हो गया ना, तो मतलब अब आगे कुछ भी नहीं लगनी, तो जो हमारी कॉस्ट टू डेट है वही टोटल होगी, तो इसलिए आगे बताने की कोई नीड नहीं है। अच्छा जी, तो आप ज़रा यहाँ पे गाइड करते हैं भाई। हमने कहा भाई आ जाएं ईयर 3 पे। ईयर 3 का रेवेन्यू कितना रखा आपने? 282। अच्छा आपने कहा फिर ये आ गया 242520, ये एजेड तक की है। अच्छा और अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मेरी फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, तो ये भी 242500, ये 242520। तो क्या हमारी जो FEC है फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट वो क्या हो चुकी है? ज़ीरो। अच्छा अब आपको आपका फाइनल प्रॉफिट पता लग गया कि आपने जो ओवरऑल कमाना है वो कितना कमाना है? 39480। आपने कहा भाई अब हम स्टेज 3 पे, ये कितना परसेंट हो गया? 100%। तो मुझे बताएं कि भाई अगर मैं ईयर 3 की बात करूं तो ये हिसाब किताब है। तो आज तक का प्रॉफिट देखो वो ऊपर से मैच कर रहा है, होना भी चाहिए। अच्छा फिर हमने कहा कि भाई ईयर 3 में जो मुझे रेवेन्यू बुक करना है वो ये है और वो ये आ गया। ऐसा है, अगर आप इन तीनों प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं उसके इक्वल बनता है, तीनों कॉस्ट को ऐड करते हैं उसके इक्वल बनती हैं, और तीनों रेवेन्यूज को बुक करेंगे तो ये क्या? दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड रिकॉग्नाइजिंग ओवर पीरियड। यानी आपने अपने आप को महदूद नहीं किया कि मैं आखिर में बुक करूंगा, जब जब जो इवेंट होता था वैसे वैसे बुक होता था। यहां तक क्लैरिटी है? हाँ जी ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, यहां तक कोई मसला? अच्छा भाई अब मैं आपको ईयर 1 की एंट्री बना के दे देता हूं, सही है? हमने कहा कि भाई इसको पहले सही कर लें। हाँ भाई सबसे पहले आपने एक खर्चा किया, आपने किया कैश क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट या इन्वेंट्री
डेबिट। सही है जी। आप जल्दी से मुझे बताएं आपने पहले साल में कितने पैसे लगाए? अच्छा, जो बाकी 151 है भाई वो तो लगे ही नहीं है, वो तो लगेंगे तो वो अभी थोड़ी ना अकाउंटिंग होगी उसकी, जो पैसे लग गए उसकी अकाउंटिंग हुई है। ये आ गया, यहां तक कोई मसला? अच्छा, फिर आपने क्या किया सुनिएगा, फिर आपने किया ये इसी साल में आपने ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? 79,200 से। इसके बाद आपने ये कहा कि भाई अब मैं COGS डेबिट और इन्वेंट्री या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्रेडिट कितने से भाई? यानी जो आपने इन्वेंट्री में पार्क किया था वो, यानी इसका मतलब क्या है पता है, जो आपने इन्वेंट्री पे पैसे लगाए सब P&L में चार्ज हो गए। यही तो फायदा है ओवर द पीरियड का। जैसे जैसे कॉस्ट लगती जा रही है वैसे वैसे P&L में चार्ज होती जा रही है, उसका रिलेटेड रेवेन्यू भी आता जा रहा है। अच्छा, अगर यही पॉइंट इन टाइम होता आखिर में, तो क्या कोई रेवेन्यू होता? तो क्या कोई COGS होती? तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होती? ये होती, पहली वाली एंट्री होती सिर्फ, और ये जमा होती रहती कब तक? आखिर तक। ये सिखाने का मकसद था। पहले तो बात क्लियर होती है यहां तक? देखो ये वो वजह थी जिसमें मैं बता रहा हूं कि अकाउंटिंग एंट्री से भी समझना है भाई। अगर ये पॉइंट इन टाइम होता तो आखिर में होता ना, तो आखिर का मतलब ये है आप पूरा रेवेन्यू कब बुक करते हैं? तो COGS भी, तो COGS बुक करने के लिए इन्वेंट्री चाहिए, तो यहाँ पे जो इन्वेंट्री बना रहे हो वो यूज भी हो रही है वहाँ पे ये केस वहाँ पे सिंपल ही जमा होता रहता। अच्छा, अब तुम लोग मुझे बताओ अगले साल ईयर 2 में मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इन्वेंट्री कितने से डेबिट करूं? 128? गलत, यही तो सुनना था। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस से करेंगे। ये इस साल मजीद पैसे लगे हैं। पहले तो फर्क समझ आया? कॉस्ट टू डेट में और कॉस्ट फॉर द ईयर में फ़र्क है। क्लियर है भाई? वो कॉस्ट टू डेट है, मैं कह रहा हूँ फॉर द ईयर में कितने लगे, वो तो एंट्री बन चुकी है ना। अच्छा, अब आप मुझे बताएं मैं यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू कितने से क्रेडिट करूँ? 72,000 या 151? 151 क्यों नहीं? ऑलरेडी हो चुका है। तो ये मकसद था, हमने वर्किंग की, खाली एंट्रियाँ चिपकाते रहना यहाँ पे। सही है। अच्छा भाई, इसके बाद COGS भी इतने से ही, तो आप तो कह रहे हैं आज तक इतनी हो जानी चाहिए, तो पिछले साल हो चुकी है ना। आप मज़ीद बुक करें इस साल तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। क्लैरिटी है? तो आई होप के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट भी देखने में तो लग रहा था मुश्किल है, बट अब एक बार अप्लाई कर लिया तो आसान है। क्लियर है? तो अभी हमारी शायद 3 बजे वो है ना क्लास ऑडिट की, तो फिर हम इसको यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद फिर आपको इसका होमवर्क मिल जाएगा तो आगे लेके चलते हैं फिर। सही है? चलो, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।